हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेंटर। आज हम केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में करने जा रहे हैं और इसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आपके एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस ज्ञान का फायदा ले सके। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए हम तैयार करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है कि हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी के जनक के तौर पे हम इनमें से किसको जानते हैं? न्यूलैंड है, लॉथरमेयर है, मेंडलीव है या हेनरी मोसले है? तो आवर्त सारणी के जनक के तौर पे हम मेंडलीव साहब को जानते हैं। तो मेंडलीव साहब ने 1869 में पीरियोडिक टेबल दिया था। ये वही साल है जिस साल, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। जी हां, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म और 1869 में हमारे मेंडलीव जी के द्वारा दिए गए आवर्त सारणी का भी जन्म पीरियोडिक टेबल का। और इसके लिए इनको डेवी मेडल दिया गया था, DAVY, डेवी मेडल, जो रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया था इनको 1883 में। चलिए, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गोज टू, आधुनिक आवर्त सारणी के खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? हेनरी मोसले, लोथरमेयर, न्यूलैंड या मेंडलीव? तो ये है हमारे हेनरी मोसले। वेरी गुड। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन हैलोजेंस। इन हैलोजेंस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन की बात करें तो ये जिस ग्रुप में या जिस समूह में है वो है ग्रुप नंबर 17। तो अब ये बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखिए कि अगर किसी का ग्रुप नंबर 13 to 18 है तो इसमें से माइनस कर लीजिए 10। अगर आप माइनस कर लेंगे 10 तो आपको पता चल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ग्रुप 17 है हैलोजन, -10 कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 7। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस वाज प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? ध्यान दीजिएगा, इसने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा है, न कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात करें तो इसमें पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के अंदर हमारा नोबल गैस प्रेजेंट है, लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अंदर इसी ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप कहा गया था, तो ये जीरो ग्रुप में प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, द लाइटेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? यह सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसका इस्तेमाल आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी की मदद से हमारे मोबाइल्स चल रहे हैं और ये जितने भी विद्युत चालित वाहन हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो भी चल रहे हैं। वेरी गुड जी। तो हेवीएस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लाइटेस्ट की बात कर ली, अब हेवीएस्ट मेटल कौन सा है? क्या ये गोल्ड है, ऑस्मियम है, कैडमियम है या फिर प्लैटिनम है? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए। गोल्ड को AU से, कैडमियम को CD से, ऑस्मियम को OS से, प्लैटिनम को PT से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हेवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। चलिए भाई, नेक्स्ट, Which block do transition elements present? तो पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियड आधुनिक आवर्त सारणी को इस तरह से हमारा बनाया हुआ है। तो यहाँ ये S ब्लॉक है, ये बीच में आपका 10 जो है ये D ब्लॉक आता है, फिर ये आपके है जो है P ब्लॉक आते हैं और फिर नीचे ये 2 सीरीज होता है जो F ब्लॉक कहलाता है। तो ये बीच वाला जो D एलिमेंट है इसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा? D ब्लॉक को। हाउ मेनी गैसेज आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कितनी गैसें हैं? तो कुल कितनी है जल्दी बताइए? 10, 11, 12, 13, कितनी गैसेज हैं?
11 गैसेज हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। इसके अलावा जितने भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 गैसेज हैं। 2 आपके क्या हैं? 2 लिक्विड हैं, यानी कि द्रव अवस्था में 2 है। मेटल में है आपका मरकरी Hg, मेटल में अकेला, और दूसरा आपका आ गया ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल में लिक्विड होता है। ठीक है, तो मरकरी मेटल में लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन नॉन मेटल में अधातु के अंदर लिक्विड स्टेट में। 11 गैसेस, 2 आपके लिक्विड, तो 9 2 11 और 2 13 हो गए। बाकी सभी हमारे सॉलिड हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो, हार्डेस्ट हो, लेकिन सभी सॉलिड हैं। Which group of the periodic table contains all the 3 physical states of metal? कहने की जगह बेहतर है एलिमेंट कह देते हैं हम, है ना। तो आवर्त सारणी के किस समूह में तत्व के तीनों भौतिक अवस्थाएं उपस्थित होती हैं? यानी वहां पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही होती है। तो यह है ग्रुप 17। जी हाँ, इसी ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस के नाम से भी जानते हैं, अभी अभी हमने चर्चा की। और इसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये 2 हमारे हैं जो गैस हैं। उसके बाद आपका ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका जो है वो क्या हो गया? लिक्विड, अभी अभी हमने चर्चा की। और आयोडीन, आयोडीन हमारा सॉलिड होता है, और एक ऐसा सॉलिड जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेशन बोले तो ऊर्ध्वपातन, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आता है। Who discovered हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी मोसले, हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी कैवेंडिश या जोसेफ प्रिस्टले? हेनरी मोसले, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। हेनरी बैक्वेरेल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी। हेनरी कैवेंडिश, सही आंसर। जोसेफ प्रिस्टले, इनका क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन की डिस्कवरी का 1774 में। और कार्ल शीले, इन्होंने भी ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, और ऑक्सीजन गैस का नाम एंटोनी लिवेनहॉक, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दिया था। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा है हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस किसने दिया था? तो अभी बताया था, कार्ल शीले, जोसेफ प्रिस्टले, इन दोनों का ही नाम ऑक्सीजन की डिस्कवरी के क्रेडिट के तौर पे जाता है। जोसेफ प्रिस्टले को ज्यादा कॉमनली माना जाता है। अगर कार्ल शीले दिया है, कार्ल विलियम शीले, विल्हेल्म शीले, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डैनियल रदरफोर्ड। ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। नेक्स्ट, एन एलिमेंट इज नेम्ड मेंडेलिवियम आफ्टर द नेम ऑफ मेंडलीव। एक तत्व है जिसका नाम रखा गया मेंडेलिवियम, किसके नाम पर? तो मेंडलीव साहब के नाम पर रखा गया, और इसका सिंबल है Md। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो इस मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 104, 106, 102, 101। तो मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर है 101। और इसे ग्लेन टी सीबॉर्ग के लेबोरेटरी में डिस्कवर किया गया था। एक तरह से ये मैनमेड है, इंसानों ने बनाया था। तो ग्लेन सीबॉर्ज ने बनाया था। बाद में ग्लेन सीबॉर्ज के नाम पर भी एक एलिमेंट बना जिसे सीबॉर्जियम कहते हैं, और इस सीबॉर्जियम का सिंबल Sb और एटॉमिक नंबर 106। Which element is the highest क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा तत्व ऐसा है जो हम इंसानी शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्या ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है? फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ज्ञान हम बांटते हैं, खुशियां आप बांट दीजिए अपने दोस्तों, मित्रों, प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो, अच्छी वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे, वो भी खुश होंगे कि भाई जानकारी और ज्ञान की बात आपने की। चलिए बताइए, तो हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो किसकी है? तो सबसे ज्यादा मात्रा हमारा, आप यहां देख रहे हैं, ये एक पाई चार्ट आपके सामने है जहां ऑक्सीजन की मात्रा आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ऑक्सीजन है हाईएस्ट परसेंटेज में, सेकंड हाईएस्ट में आपका कार्बन है, थर्ड हाईएस्ट में आपका
हाइड्रोजन है, फोर्थ हाईएस्ट में नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। इस तरह से इन एलिमेंट्स की परसेंटेज हमारे बॉडी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन नेचर। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो फ्री स्टेट में होता है, यानी वो एलिमेंट की बात कर रहा है जो जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो ये गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। सोना, चांदी और प्लैटिनम तीन ऐसे धातु हैं जिसको एक तरह से अक्रिय धातु के तौर पे माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर गोल्ड और सिल्वर होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे जो हैं अक्रिय मेटल्स के तौर पर प्रेजेंट हैं। डायमंड और गोल्ड हमारा नहीं होगा सही, क्योंकि डायमंड की रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत है। डायमंड क्या है? कार्बन का फॉर्म, तो कार्बन मेनली माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। इनमें से किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है? मरकरी, कॉपर, डायमंड और नन ऑफ द अबव। तो चांदी, चांदी का रंग कैसा होता है? तो चांदी का रंग जैसा होता है, यानी कि सिल्वरी वाइट थोड़ा सा ऐसा होता है। और यहाँ पर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उसकी तरह दिख रहा है? कॉपर तो बिल्कुल चांदी की तरह नहीं होता है, डायमंड भी नहीं है, क्यों तो अधातु है। तो मरकरी सिर्फ उससे मिलता जुलता सा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया मरकरी या फिर पारा। विच एलिमेंट मेल्ट्स इफ वी कीप इट इन द फिस्ट। एक मूवी था जिसका एक टैगलाइन था, माई फिस्ट इज माई डेडली वेपन, है ना? तो ठीक, बिल्कुल सही। ये हाथ, ये मुट्ठी, ये आपके साथ हमेशा रहता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कहीं कोई समस्या आन पड़ी, किसी से अगर लड़ना झगड़ना, उठा पटक करना पड़ा, तो हमारे हाथों में उतनी ताकत हो, साथ ही हमारे पैरों में भी, कि भाग लें। चलिए बढ़िया। तो फिलहाल बात कर रहा है कि कौन सा मेटल है जिसको अगर हम अपनी मुट्ठी में बंद कर लें तो वो मेल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे बॉडी टेम्परेचर जिसका 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, उससे भी कम है। दैट्स वाई अगर हम उसको हाथ में बंद कर लें तो मेल्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा? गैलियम और सीजियम। ये दोनों ही ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर माना जाता है। Which element is present in highest quantity in milk? मिल्क, दूध की शक्ति। खैर, तो बताइए दूध में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या आयरन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप आसानी से समझ सकते हैं कि दूध पीने से हमारे बॉडी को, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई हड्डी मजबूत करना है, दूध पियो। और हड्डी किससे बना होता है? कैल्शियम का एक कंपाउंड है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका मतलब दूध में जो सबसे ज्यादा मेटल प्रेजेंट है, हाँ ये अलग बात है कि वहां भी ये कैल्शियम के रूप में नहीं होता, कंपाउंड उसका होता है, लेकिन मेटल तो वहां पर कैल्शियम ही है। तो अत्यधिक मात्रा में जो मेटल, जो धातु दूध के अंदर उपस्थित होता है वो है कैल्शियम। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में यौगिकों का निर्माण करता है? तो भाई इसमें ना एक चीज हम पढ़ते हैं इस तत्व के बारे में, जिसमें क्या है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी खुद से जुड़ने की क्षमता, आपस में जुड़ने की क्षमता। और ये ऐसी क्षमता होती है कि इसमें ये लंबा से लंबा चेन जुड़ के बना सकता है, या फिर वो रिंग बना सकता है, बहुत सारी शाखाएं बना सकता है। तो ये गुण जो देखने को मिलता है पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ एक ऐसा तत्व है, वो है कार्बन। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में जो यौगिक बनाते हैं वो है कार्बन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉजेज ग्वाइटर। ग्वाइटर एक बीमारी है जो यहां थायराइड ग्लैंड के सूजन की वजह से हमारा गला भी सूज जाता है। तो यहां गले में जो सूजन हो जाती है थायराइड ग्लैंड के सूजन की वजह से, इसे हम ग्वाइटर के नाम से या इसे ही हम गंडमाला के नाम से जानते हैं। तो ये ग्वाइटर जो थायराइड हार्मोन, जिसमें थायरॉक्सिन एक थायराइड ग्लैंड है, सॉरी नॉट हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन की सबसे बेहतरीन स्रोत के तौर पे हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट है। जी हाँ, मैंने सिर्फ सॉल्ट नहीं कहा, क्योंकि नेचुरली सॉल्ट के अंदर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता। प्रोसेसिंग के दौरान
पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड KI, इसे सॉल्ट के साथ मिक्स किया जाता है और फिर ये बॉडी में जाके हमारे बॉडी को आयोडीन की कमी की पूरी करता है। तो प्रोसेस्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट ये आयोडीन की कमी को पूरा करता है और हमें इससे ग्वाइटर की डिजीज से बचाता है। ठीक है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज एनीमिया, रक्त की कमी हमारे शरीर में जब हो जाती है तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी कमी से हमारे बॉडी में एनीमिया यानी रक्त अल्पता की कमी हो जाती है? क्या ये आयरन है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है या फिर मरकरी है? तो कहता है ना, लोहा खाने से खून बनता है। अब लोहा खाने का मतलब नहीं कि कील वील चबाने लगो, जी नहीं, ऐसे खाने की चीजें आपको खानी है जिसमें आयरन की मात्रा होती है, जिसमें सबसे बेहतर है आपका पालक है, कच्चा केला है, इन सबों में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और भी बेहतर तरीका अगर बताऊं तो फिर हैंडोलियम की कढ़ाई जो आजकल मार्केट में मिल रही है उसकी जगह कभी कभी हफ्ते में एक ही बार सही लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाइए। लोहे की कढ़ाई में जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें से आयरन जो है वो ऑटोमेटिकली सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे शरीर को आयरन की सप्लाई करता है। ठीक है, तो आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज होता है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज मीना-माटा डिजीज, कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसकी अधिकता अगर हो जाएगी हमारे शरीर में, चाहे वो पानी के थ्रू हो जाए या किसी खाने के थ्रू हो जाए यानी खान पान के थ्रू। और ये मीना-माटा डिजीज इसलिए कि जापान में एक नदी है मीना-माटा, उसके बगल में एक फैक्ट्री था जिससे जो मैग्नीशियम मरकरी का बहुत ज़्यादा मात्रा निकलता था, जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग हुई थी। तो ऑब्वियसली तो सही आंसर इसका हो गया मरकरी यानी कि पारा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट है, एक हरा वर्णक है और इसी की वजह से सभी पौधे हरे रंग के दिखते हैं जो हरे पादप हैं। कवक यानी फंगस, ये हरे नहीं दिखते तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हम भी हरे नहीं दिखते क्योंकि हम में भी क्लोरोफिल नहीं होता, ये हरा वर्णक उपस्थित नहीं होता। तो कहता है कि इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, आपको वो बताना है। आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, मरकरी है, यही ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां हमारा है क्या, मैग्नीशियम। जी हाँ, क्लोरोफिल के अंदर जो उपस्थिति होती है वो किसकी होती है, मैग्नीशियम धातु की होती है। नेक्स्ट, विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, विटामिन B12 जिसे हम सायानो कोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइनो कोबालामाइन। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अगेन क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से तो हमें भी एनीमिया हो जाता है और इसे हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होती है। और ये कौन सा मेटल इस विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है ये बताना है, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या फिर कॉपर। तो विटामिन B12 में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो है कोबाल्ट, जिसका सिंबल होता है क्या, CO। तो कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस नोबल गैस की है, वैसे भी बता दूं तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है और तीसरे पोजीशन में ये आर्गन होता है जो 0.9% के आसपास होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% के आसपास होता है। तो तीसरा हाईएस्ट कंटेंट जो एटमॉस्फेयर का है वो भी इसी गैस का है, Ar का। और Ar किसका सिंबल है, आर्गन का। तो आर्गन जो है वो एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस है और नोबल गैस में ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नोबल गैस है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द एलिमेंट विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एक ऐसा तत्व जिसके इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी की ऋणात्मक वैल्यू सबसे ज्यादा है, वह कौन सा है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्लोरीन के साथ, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू पूछी जा रही है तो फ्लोरीन आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर क्लोरीन होगा।
फ्लोरीन में तब आएगा आंसर में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक अलग चीज है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा जो नेगेटिव में वैल्यू देखने को मिलती है वह है फ्लोरीन की, और फ्लोरीन की बात करें तो इसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इसी की तरह ये हमारा सेशन यहां होता है खत्म। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर इस तरह से फास्ट क्वेश्चन आंसर और एक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, अगर वो भी आप ऐसा कुछ कर पाएं कि कमेंट करके बता दें तो वो बेहतर है। ऐसे ही जानकारी, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।